हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं का ग्रामश्री पाठ लेकर आई हूं, जो सुमित्रा आनंद, जिसके जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, तो ये जो पाठ है यह यहाँ पर कवि ने जो गांव की जो सुंदरता है बसंत समय के समय में, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 13। ठीक है, ग्रामश्री। ठीक है, गाँव की जो सुंदरता है उसका वर्णन बसंत समय के दौरान किया गया है। तो इसके जो कवि सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक, आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनका जो जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में, कौन सा गांव है? कोसानी। याद रखना कहाँ पर? उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ पर? अल्मोड़ा जिले में। ये पूछा जाता है कौन सा जिला? अल्मोड़ा। कौन सा स्टेट? उत्तरांचल। और कौन से गांव? कोसानी। कौसानी गांव में 1900 में हुआ था। ठीक है, उनकी जो शिक्षा हुई थी वो बनारस के इलाहाबाद में हुई थी। बनारस के इलाहाबाद में। और आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने क्या? कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, कॉलेज में थे और उनके आह्वान के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है, और ये क्या है? छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, या इनको छायावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रमुख स्तंभ रहे। ठीक, और पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। इनका जो काव्य क्षितिज मतलब कि जो कविताएं हैं जो 1916 से लेकर 1970 तक फैली हुई हैं। सन 1977 में उनका क्या हो गया था? देहावसान हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले, और अल्मोड़ा जिले में कौसानी गांव। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ खास चीज़ इनकी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। वे जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। तो छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत, चिदाम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आगे देखिए। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। तो इनकी जो कविताएं हैं, पंत की जो कविताएं हैं, उसमें प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध है ना, उसकी पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं भाषा काव्य से समृद्ध किया। ठीक है, तो नवीन अभिव्यंजना पद्धति मतलब नए नए जो भाषा है उसका प्रयोग और काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शिल्पी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि शिल्पी कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भावों की जो अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सटीक शब्दों का क्या किया था? चयन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामश्री, इनकी जो कविता है इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा छलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इसमें क्या है कि कवि जो है, ये आपके संदर्भ तो आपसे बन ही जाएगा कि किस पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, और यहाँ पर हरी भरी सस्य श्यामल धरती के भव्य दर्शन का अंकन किया गया है। तो फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली। तो कभी कहते हैं कि दूर तलक मतलब खेतों में दूर दूर तक,
मखमल के समान मुलायम हरियाली फैली हुई है। मखमल जैसी उस हरियाली में चांदी की तरह सफ़ेद जाली। तो देखो, लिपटी जिसमें रवि की किरण है और रवि की किरण है उसमें किसमें, हरियाली में लिपटी हुई है ना, चांदी सी उजली जाली। तो जब मखमल सी कोमल हरियाली खेतों में फैली हुई है, तो उसमें जब सुबह सुबह का समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओस की जो बूंदें होती हैं उनके तिनकों पर, ठीक है, तो जब सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वह चांदी जैसी चमकती हैं। ठीक है, जो ओस की जो बूंदें हैं वह कैसी चमकती हैं, चांदी की तरह। तो लिपटी जिसमें रवि की किरणें है, रवि की किरणें लिपटी मतलब जब रवि की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, चांदी की सी उजली जाली। और कैसा प्रतीत होता है कि जैसे चांदी की जो जाली, प्रकाश जो जाली है वह पड़ी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा छलक। और तिनकों के जो हरे हरे तन पर, जो हरा हरा जो तिनके होते हैं उनके तन पर हिल हरित रुधिर रहा छलक, और कैसे हरा रक्त जैसे छलक रहा हो। ठीक है, जब तिनके क्या से हरे हैं तो हरा रक्त जैसे क्या है, छलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिरनिलवर नील फलक। श्यामल, श्यामल मतलब सांवले कलर का, भूतल मतलब पृथ्वी पर क्या है, झुका हुआ क्या है, नभ, नभ का चिरनिलवर नील फलक। जो नभ है, जो आकाश है, वह कैसा दिखाई प्रतीत हो रहा है, जैसे वह क्या है, पृथ्वी पर क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से देख लो कि खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान मुलायम हरियाली फैली हुई है। मखमल जैसी उस हरियाली में चांदी की तरह सफ़ेद जाली की तरह सूर्य की किरणें लिपटी हैं। भाव यह है कि जिस तरह मखमल के वस्त्रों में चांदी की जाली जड़ी होती है, उसी तरह खेतों में फैली हरियाली से सूरज की किरणें लिपटी हुई जान पड़ती हैं। फसलों के हरे तन में हरा रक्त झलमला रहा है। धन धान्य से संपन्न पृथ्वी के धरातल पर आकाश का स्वच्छ नीला फलक झुका हुआ है। आशा यह है कि फसलों से भरी धरती के कारण पृथ्वी और आकाश मिलने को प्रतीत हो रहे हैं। मिले हुए जो है आकाश और पृथ्वी क्या हो रहे हैं, मिले हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि जब दूर दूर तक आप देखोगे तो क्या कैसा होगा कि कहीं आकाश जो है वह और पृथ्वी मिल रहे हैं। यह ऐसा भी अभी भी आप देख सकते हो कि जब दूर दूर तक आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी क्या होती, आकाश क्या होता है, पृथ्वी पर झुका हुआ है, या आकाश और पृथ्वी मिले हुए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें विशेष देखते हैं। विशेष है धन धान्य से संपन्न वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी की शोभा का भव्य वर्णन हुआ है। तो धन धान्य से संबंधित वसुंधरा की शोभा का भव्य वर्णन कोमल कांत पदावली युक्त सुललित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो कोमल कांत पदावली, जो पदावली है उसमें कोमल तलिए हुए हैं और सुललित जो है अच्छी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब इसमें उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार। आप इसमें देखना कि उपमा अलंकार, किसी की उपमा दी जाती है तो मखमल की सी हरियाली यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर की सी उजली डाली, चांदी की सी उजली डाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, और हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से अलंकार यहाँ उपमा अलंकार है। मखमल की कोमल हरियाली, तो मखमल की कोमल, यहाँ पर जैसे उजली सी चांदी की सीसा है, यहाँ पर उपमा अलंकार चांदी की सीता, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरे हरे तन पर, यहाँ पर 2 बार हरे हरे आ रहा है ना, हिल हरित रुधिर है रहा छलक। तो यहाँ पर हा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से इसको हम देख लेते हैं। आगे चलते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की
किणियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्य गंध, और तैलाक्य गंध मतलब तेल की जो खुशबू है वह उड़ती भीनी भीनी। फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। प्रसंग तो इसमें वही रहेगा जो एक में था, है ना। प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक से क्षितिज से ग्रामश्री से लिए गए, इसके रचयिता जो हैं वह क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो इसमें कवि ने धरती की शोभा का वर्णन किया गया है फूलों के माध्यम से। अब देखिए, रोमांचित सी लगती वसुता, पृथ्वी जो है कैसी हो गई है, रोमांचित हो गई है। आई जो गेहूं में बाली, जब गेहूं और जौ में बाली आ गई है तो पृथ्वी कैसे लगने लगी है, रोमांचित लगने लगी है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ शोभाशाली, और अरहई और अरहर और जो सनई की जो किंकिणियाँ हैं, है ना, किंकिणियाँ मतलब फलियाँ हैं, वो कैसे उससे शोभा बढ़ रही है, शोभाशाली हैं। ठीक है, उड़ती भीनी तैलाक्त युक्त, फूली सरसों पीली पीली, जब से सरसों जो है पीली पीली फूली हुई है तो वातावरण में तेल युक्त जो है खुशबू, है ना, का वातावरण फैल गया है। लो हरित धरा से झांक रही है, हरित धरा से मतलब हरित जो हरियाली जो है पृथ्वी से क्या कर रही, पृथ्वी पर दिखाई दे रही है। नीलम की कली तीसी नीली, और जो नीलम की जो फूल है और तीसी के जो फूल हैं वह ऐसे लग रहे हैं जो पृथ्वी इस पर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से झांक रहे हों। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे इसको और अच्छे से देखते हैं। जैसे प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक ग्रामश्री से पाठ से लिया गया, इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें पुष्पित और फलित वसुंधरा की शोभा का वर्णन है। पुष्पित और फलित वसुंधरा जो फूलों से और फलों से, फलियों से क्या है, शोभित है। आगे देखते हैं, भावार्थ देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ग्रामश्री से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से पंत जी खेतों में उगे आई फसल का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं की बालियां आ गई हैं मतलब खेतों में निकल आई हैं, है ना। जौ और गेहूं की बालियां खेतों में क्या है, निकल आई हैं, तब से पृथ्वी और रोमांचित लगने लगी है। तब से पृथ्वी जो है क्या लगने लगी है, और रोमांचित लगने लगी है और अच्छी लगने लगी है। अरहर और सनई की फसलें सोने जैसी प्रतीत हो रही हैं। अरहर और जो सनई है, इनकी जो फसलें हैं, इनकी जो फलियां हैं वह कैसे लगने लगी, सोने जैसी लग रही हैं, तथा धरती की शोभा प्रदान कर रही है। और इनके कारण क्या है, धरती शोभित हो रही है, हवा के सहारे हिल हिल कर मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। और जो अरहर और सनई की जो फलियां हैं वो हिल हिल कर क्या कर रही हैं, मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। सरसों की फसलें खेतों में लहलहा रहे हैं। तो जो सरसों की जो फसलें लहलहा रहे हैं, जब हवा चलती है तो क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, हिलते हैं, तो उसी को लहलहाना बोलते हैं, लहलहा रहे हैं। जिसके फूलों के खिलने से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है। और सरसों के जब फूल खिलते हैं तो उस खेत के आसपास का जो वातावरण होता है वह कैसा होने लगता है, सुगंधित हो जाता है। वहीं हरियाली युक्त धरा, और वहीं पर क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वह हरियाली से युक्त है, और नीलम की कलियां और तीसी के नीले फूल भी झांकते हुए धरती की शोभा और सौंदर्य से भर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला पद्यांश हो गया। आगे देखते हैं, इसके विशेष देखते हैं। विशेष में क्या है, फल फूलों से संपन्न धरती की सुंदरता का अंकन किया गया है। ठीक है, दूसरा लालित्यमयी कोमल कांत पदावली युक्त खड़ी बोली प्रयोग हुई है। पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार, प्रकाश अलंकार और उपमा और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कि
रोमांचित सी लगती वसुधा, जहाँ पर सी दिख रहा है ना, रोमांचित सी है ना, जहाँ पर किसी की उपमा दी जाती है, ठीक है, तुलना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने सी की किंकणियाँ शोभाशाली। ठीक है, इसमें देखते हैं उड़ती भीनी तेल युक्त तेलाक्त युक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। तो यहाँ पर देखिए पीली पीली, फूली सरसों पीली पीली, यहाँ पीली पीली में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रंग बिरंगे फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर झड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो इसमें जो कवि ने रंग बिरंगे फूल और तितलियों का क्या किया गया? वर्णन किया है। तो रंग बिरंगे के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियाँ, तो जो रंग बिरंगे जो फूल हैं, रंग बिरंगे फूलों में रिल मिल हंस रही सखियाँ, तो रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और आसपास क्या है? दूसरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। वह देखकर क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। सखियाँ जैसे क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। मटर खड़ी, जो मटर की जो फूल है, उस मटर में जो क्या है? मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ, और मखमली पेटियों के समान जो मटर की क्या होती हैं? फलियाँ होती हैं। ठीक है, जिस छिपाए बीज लड़ी, और उसमें क्या है? बीजों की क्या छुपाए हुए हैं? लड़ियाँ छुपाए हुए हैं। ठीक है, बीज मटर के फलियों में क्या एक बीज नहीं होता, बहुत सारा बीज होता है। तो उसको जब बहुत सारे एक साथ होते हैं उसको लड़ी बोलते हैं। तो मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ, पेटियाँ किसको बोला गया है? मटर की जो फलियाँ हैं उनमें मखमली पेटियों सी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, तो बीजों की लड़ी वो छिपाए हुए हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, और उनके फूलों पर रंग बिरंगी क्या है? तितलियाँ घूम रही हैं, फिर रही हैं, है ना। फिरती हैं रंग रंग की तितली, बैठ रही हैं, घूम रही हैं, मंडरा रही हैं। ठीक है, रंग रंग के फूलों पर, और रंग बिरंगे फूलों पर क्या हो रही हैं? तितलियाँ मंडरा रही हैं, तितलियाँ घूम रही हैं। फूले फिरते ही फूल स्वयं, और जो फूल भी हैं वो कैसे हो रहे हैं? फूल रहे हैं स्वयं के में, क्या हो रहा है? फूल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, वृंतों से वृंतों पर मतलब एक फूल से दूसरे फूल पर क्या हो रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सारांश हो जाएगा, भावार्थ हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि जो पंक्तियां हैं, आप यही की पंक्ति जो द्वारा रचित ग्रामश्री कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि खेतों के में विभिन्न रंगों से सुसज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का मन भावन वर्णन या चित्रण करते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर के फसलों का सुंदर दृश्य देखकर, मटर की जो फसलें हैं उनका सुंदर दृश्य देखकर पास के सखियां रूपी पौधे या फसलें मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर वहीं पर कहीं मखमली पेटियों के समान छीमियों का अस्तित्व का नज़ारा भी है, जो बीज से लदी हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मखमल जो पेटियाँ, इसको मटर की पेटियाँ, मटर की जो फलियाँ हैं उनको पेटियाँ कहा गया। ठीक है, और उसमें बीज की क्या है? लड़ियाँ लगी हुई हैं, बीज से लदी हुई हैं। तरह तरह के रंगों से सुसज्जित तितलियाँ, तो तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं ना, तो रंग बिरंगी जो तितलियाँ हैं तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों पर उड़ उड़ कर बैठती हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़ उड़ कर विचरण कर रहे हैं। तो फूल ही कैसा, वहाँ का दृश्य कैसा लग रहा है कि जैसे फूल ही क्या कर रहे हैं? उड़ उड़ कर
विचरण कर रहे, विचरण कर रहे मतलब उड़ रहे, उड़ उड़ कर घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि तितलियां का भी रंग कैसा है, रंग बिरंगा है, और उसके जो फूल होते हैं मटर के, तो वह भी कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो इस प्रकार इसलिए कवि ने कहा है कि फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे उड़ उड़ कर क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका विशेष हमारा वही रहेगा कि इसमें खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रंग रंग के जो फूल है, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, तो रंग रंग यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। छीमिया छिपाए बीज लड़ी। आगे देखो, मखमल पेटियों सी लटकी, तो मखमल पेटियों से लटकी में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग जहाँ पर दो वर्ण एक साथ दिख रहे, रंग रंग जहाँ पर दो वर्णों की आप बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर, और यहाँ पर फूले फिरते ही फूल से हम, तो फूले और फिरते, है ना, दो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, फूले फिरते। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार और पदमैत्री ये इसके विशेष हैं। तो इसमें देखिए, प्रकृति का मादक चित्रण हुआ है, भावानुरूप सुकुमार पदावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भावानुरूप मतलब भाव के अनुसार, और अनुप्रास अलंकार एवं पदमैत्री का सौंदर्य दर्शनीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, तो अमरूद मतलब बिही जो है होती है, अमरूद बिही भी बोला जाता है उनको। ठीक है, तो जो अमरूद है उनमें कैसी चित्तियाँ पड़ने लगी हैं, लाल लाल, है ना, लाल चित्तियाँ जब पकने लगती हैं तो वो कैसी चित्तियाँ पड़ने लगती, लाल लाल दिखाई देने लगती है। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और जो बेर जो होते हैं वो भी सुनहरे लग रहे हैं, पके जाने के कारण कैसे लग रहे हैं, सुनहरे। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवली मतलब आंवला का जो पेड़ है, तो इसी समय आंवले के पेड़ में से जैसे आंवला क्या है, बहुत सारा एक एक में बहुत सारा लगा रहता है, मतलब जड़ी टाइप का लगा रहता है ना, आंवला गुच्छों में होता है, तो डाल जड़ी, आंवले से तरु की डाल जड़ी, आंवली जो होता है, आंवले उससे क्या है, पेड़ की कैसे लग रहा है, किसी डालों को इसको आंवले से जड़ दिया हो, आंवले से भर दिया हो। लह लह पालक मह धनिया, और पालक भी कैसी है, लहरा रही है, और धनिया भी कैसी रही है, महक रही है। लौकी और सेमी फैली, जो लौकी है और सेमी की जो बेल है वो भी कैसी है, फैली हुई है। मखमली टमाटर लाल हुए, और मखमल के समान जो टमाटर भी कैसे हैं, लाल लाल हो रहे हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्चें लगी हुई हैं वह थैली, जैसे मिर्चें भी झुक्कों में होती हैं ना, गुच्छों में होती हैं, तो वो गुच्छों में मिर्चें होती हैं, तो उनकी जो हरी हरी थैली के रूप में लटक रही हैं। चलिए इसका हम संदर्भ देख लेते हैं और प्रसंग। तो संदर्भ क्या है, हमारी पाठ्यपुस्तक ग्रामश्री से लिए गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग में फल और सब्जियों की गंध आदि के से परिपूर्ण वातावरण, पर्वतीय गांव की शोभा का अंकन हुआ है। आगे देखते हैं व्याख्या। व्याख्या मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से देख लेना और आप लोग लिख भी लेना। पीले रंग वाले मीठे अमरूदों में पूरी तरह पकने के कारण लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। तो पीले जो रंग वाले जो अमरूद हैं, मीठे अमरूद हैं, वो पक चुके हैं, तो इसलिए उसमें क्या है, लाल चित्तियाँ पड़ गई। सुनहरे रंग के मीठे बेर पक गए, और छोटे छोटे आंवलों से पेड़ की डालियां लद गई हैं। पालक लहलहा रहा है, और धनिये की महक चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर रही है। लौकी तथा सेम की बेल इधर उधर फैल गई। मखमल जैसे टमाटर पूरी तरह पक कर लाल हो गए, और मिर्चों की हरी थैली पूरी तरह बड़ी हो गई है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसका देख लेते हैं विशेष। विशेष में दिया गया फलित तथा गंधमान, फलित तथा गंधायमान, गंधायमान मतलब जो खुशबू है उसकी, प्राकृतिक वातावरण का मनोरम चित्रण हुआ, शुद्ध सरल और सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार इसमें है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार और प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार। चलिए हम आगे देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुर खाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। तो कभी कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित, जिस प्रकार गंगा की जो लहरें आती जाती रहती हैं तो उसके कारण बालू रेत पर, गंगा की जो रेत पर सांपों जैसे चित्र अंकित हो गए हैं। ठीक है, सुंदर लगती सरपत छाई, और कैसी लग रही, वो बहुत सुंदर लग रही है, जो रेत है वो सुंदर लग रही। तट पर का तरबूजों की खेती, और तट पर जो तरबूजों की खेती है उस पर अंगुली की कंघी से बगले कलगी सवारते हैं, और अंगुली की कंघी से मतलब बगले जो हैं अपने ही का हाथ से क्या कर रहे हैं, अपनी ही कलगी सवारते नजर आ रहे हैं। कोई तिरते जल में सुरखाब, और वहीं जल में तैरते हुए जो चक्रवाक पक्षी हैं वह क्या कर रहे हैं, सुरखाब, सुरखाब मतलब चक्रवाक जो पक्षी हैं वह तैर रहे हैं। पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और जो नाव चल रही हैं उनके आगे पीछे क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की ग्रामश्री से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। इसमें गंगा के किनारे की सुंदरता का अंकन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि पानी की लहरों से बनने वाले बालू के सांपों से गंगा के किनारे चिन्हित है। उन किनारों पर खरपतवार से ढकी हुई तरबूजे की खेती अत्यंत सुंदर लग रही है। तो तरबूजे की खेती को ढाक के रखते हैं ना, तरबूजों को बांध के रखते हैं कि कहीं पर पक्षी जो हैं इनको खा ना जाए, इसलिए उनको खरपतवार से ढाक के रखते हैं। वह बगुले अपनी हाथों की कंघी से अपनी कलगी सवार रहे हैं, मतलब वहाँ पर बहुत सारे बगुले क्या हैं, बैठे हुए हैं। और गंगा जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए दिख रहे हैं, और गंगा के किनारे पर नाव के आगे से भाग लेते हैं। इसमें देखते हैं विशेष। विशेष में क्या है कि गंगा तट की शोभा मनोहारी चित्रण हुआ है, और इसकी चित्रोपमता दर्शनीय है, मतलब इसके जो चित्रण किया गया वह देखने योग्य है। सहज स्वाभाविक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रूपक अनुप्रास अलंकारों की छटा का अवलोकन भी किया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हसमुख हरे आली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसिकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, रूप निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। यहाँ पर कवि गांव के लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। तो कहते हैं ऐसी हसमुख हरियाली और हिम आतप मतलब ठंड गर्म टाइप के मौसम में सुख से अलसाए से सोए। गांव के लोग कैसे सो रहे हैं, आलस में सुख से सो रहे हैं। भीगी अंधियारी में निसिकी, तारक स्वप्नों में से खोए, और अंधेरी जो रात है उसमें क्या सुख से क्या हो रहे हैं,
स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, यह कैसे, मरकत डिब्बे सा, कैसा गांव, क्या है, सब सो रहे हैं तो गांव कैसा लग रहा है, खुला हुआ लग रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, उस गांव पर क्या है, जिस पर नीलम नीलम नीला आकाश जो है क्या है, छाया हुआ है। रूपम हेमांत में स्निग्ध शांत, और रूपम अच्छा लग रहा है, और हेमांत जब जब क्या होता है, पाला हो पड़ता है ना, उस समय में निरूपम हेमांत में स्निग्ध शांत, सब क्या हो रहे हैं, शांत हो गए हैं। अशांत होकर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। निज शोभा से हरता जनमन, और वह गांव की जो शोभा से है क्या है, जन का क्या हर रहे, मन को हरने वाला वह क्या वातावरण लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में देखते, जाड़े के अंतिम दिनों की रात में सोए हुए गांव की शोभा का चित्रण किया हुआ है। तो जो जाड़ा, जाड़ा मतलब ठंडी, ठंडी के समय का जो अंतिम दिन होते हैं, अंतिम दिन आखिरी समय में रात में सोए हुए गांव की शोभा का चित्रण किया हुआ है। व्याख्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मुस्कुराती सी हरियाली तथा जाड़े के अंतिम दिनों को गर्माहट में गांववासी सुगंध नींद में डूबे हुए हैं। ठीक है, अंतिम दिनों को गर्माहट में, क्योंकि इतने ठंड पड़ जाती है, ठंड के बाद जब अंतिम दिन आते हैं, ठंड जाने वाली होती है, तो थोड़ा सा गर्माहट वाला मौसम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे मौसम में जो गांववासी हैं वह सुखद नींद में डूबे हुए हैं। वे ओस से भीगी अंधेरी रात में नक्षत्र लोक के स्वप्नों में खोए हुए हैं। वे ओस से जो भीगी हुई जो धरती है, रात है, उसमें क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो नक्षत्र लोक में स्वप्नों में खोए हुए हैं। अर्थात सभी ग्रामवासी गहरी नींद का आनंद ले रहे हैं। पन्ने के खुले हुए डिब्बे जैसे खुले खुले से इस गांव का नीले आकाश, जैसे पन्ने का जो डिब्बा रहता है, जैसे पन्ने भरे होते हैं ना, एक वो रहता है पन्ना, क्या रहता है, एक कीमती पत्थर रहता है। ठीक है, तो उसके जो डिब्बा होता है, जैसे उसको जो खुला डिब्बा होता है, उसी प्रकार से खुले खुले इस गांव का नीले आकाश रूपी नीलम रत्न का ढक्कन है। ठीक है, इस गांव के ऊपर क्या है, आकाश रूपी नीलम रत्न का ढक्कन है। पाले के अंतिम समय में ओस से तर और शांत यह अद्भुत गांव हर आदमी का मन हर रहा है। अर्थात गांव का सौंदर्य मनमोहक है। अब विशेष देखते हैं। अंधेरी रात्रि में निंदाग्रस्त गांव के सौंदर्य का मनोहारी अंकन हुआ है। शुद्ध साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली का नहीं, शुद्ध साहित्य भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न देखना, गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है। तो गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया कि गांव की शोभा अद्भुत है। मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि इस गांव में है। गांव गंगा के निकट का है, जहां पर गंगा का मीठा जल, तरबूज आदि मिलते हैं। समग्रतः मतलब समग्र, पूरी रूप से, पूर्णतः इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए यह हर आदमी का मन मोह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। मरकत क्या है, एक पन्ना रत्न होता है। ठीक है, पन्ना रत्न को कहा जाता है। तो मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की शोभा विशेष होती है कि उसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। इस गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह शोभित है। इस गांव की सभी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसे मरकत के खुले डिब्बे के समान कहा गया है। आगे देखते हैं। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो अरहर और सनई के खेत कवि को स्वर्णिम करधनियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरहर और सनई क्यारी के बाहर की तरफ पंक्तियों में बोई जाती हैं, इसलिए यह करधनी जैसी कही गई हैं। इनकी फलियों का रंग सुनहरा होता है, इसलिए फलियां करधनी के घुंघरू जैसी शोभित हो रही हैं।
स्पष्ट देखते हैं भाव स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। तो इसमें कहा गया है कि गंगा के किनारे पर स्थित बालू में टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले सांपों जैसी लकीरें हो गई हैं। जब बार बार जो गंगा की तरंगे उठती हैं ना, आती हैं जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रही, सांपों जैसी लकीरें बन गई हैं। उन पर सूरज की किरणें जैसे पड़ती हैं तो वे रंग बिरंगी सतरंगी सी दिखाई देने लगती हैं। सूरज की किरणों से रेत में चमक आ जाती है। जब सूरज की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो रेत क्या हो जाती, चमक जाती है। आगे देखते हैं, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो कवि कहते हैं कि हरियाली की जो शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस गांव में हरियाली मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि हरियाली, चारों तरफ हरियाली हुए हैं, तो कैसी प्रतीत हो रही, जैसे वो मुस्कुरा रही हो, है ना। ओस की नई तथा सूरज की गर्माहट के कारण, ओस भी पड़ रही है और सूरज की गर्माहट के कारण सभी आनंदमय आलस्य में भरकर सोए हुए हैं, नींद का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो हमें अलंकार बताना। तिनकों के हरे हरे तन पर, तो यहाँ हरे हरे आ रहा है ना। हिल हरित, 2 बार हिल हरित, रुधिर है रहा छलक। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार कैसा कि देखो हरे हरे बार बार आ रहा है एक ही बार, ठीक है, और बीच में डैश है, तो यहाँ पर कौन सा पुनरुक्ति अलंकार होगा। और हिल हरित, यहाँ पर हावर्ण की उत्पत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये हमारा। और हरित रुधिर है रहा छलक। हरित रुधिर, रुधिर किसका होता है, मनुष्य का, है ना। तो रुधिर किसका, हरित रुधिर है रहा छलक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जब मानव की तुलना प्रकृति से की जाती है या किसी चीज से मानव जैसा मानव के अंगों की जो तुलना की जाती है, मानव के शरीर की बनावट की या भावों की जो तुलना की जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, भाव और भाषा की दृष्टि से यह कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, रंग बिरंगे फूलों, स्वाभाविक वर्णन मतलब जो जैसा प्रकृति में चलता है, जैसा प्रकृति में होता है, ठीक है, वह इसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। रंग बिरंगे फूलों, फलियों तथा फलों तथा वनस्पतियों का रोमांचित चित्रण जो पाठक को सहज ही आकर्षित करता है ना। जो पाठक मतलब जो पढ़ने वाले को सहज ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसकी भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त खड़ी बोली है। इसमें संप्रेषण की अद्भुत क्षमता मौजूद, संप्रेषण मतलब बात करने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। अलंकारों का सहज एवं सटीक प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कवि या गद्य में वर्णित कीजिए। मतलब कविता में या गद्य में आप वर्णित कर सकते हैं। गद्य में भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में, और कोई कविता बनाकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ वर्षा का मौसम मनमोहक है। मतलब वहाँ वर्षा बहुत अच्छी होती है, मन को मोहने वाली होती है। हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। भाई मौसम का वर्णन तो हम पूरे मौसम का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गर्मी के बाद जो पहली वर्षा होती है वहाँ हमारे क्षेत्र में आनंद प्रदायनी होती है, ठीक है। जब गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ती हैं और उसके बाद में जब वर्षा होती है तो आनंददायी लगता है। पानी पड़ते ही प्रकृति सचेत होने लगती मतलब प्रकृति से जब जैसे ही पानी पड़ता है तो प्रकृति से जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे वो क्या है, सचेत होने लगते हैं, मतलब उगने लगते हैं, ठीक है। गर्मी के थपेड़ों ने जिन पेड़ पौधों को झुलसा सा दिया था वे जल का स्पर्श पाकर जीवित हो उठते हैं, ठीक है। धरती में जो घास सूख गई थी अंकुरित, उसमें अंकुर फूटने लगते हैं। वनस्पतियां
हरियाने लगती हैं। मतलब जो वनस्पतियां हैं जो सूख गई थी, मुरझा गई थी, वो फिर से हरे होने लगती हैं। 2-4 वर्षा होने के बाद किसान भी खेतों में फसल बोने लगते हैं। हमारे क्षेत्र में मक्का, ज्वार, बाजरा की फसलें अच्छी होती हैं। कपास भी पैदा होता है। जो तालाब सूख गए थे वे जल से सराबोर हो उठते हैं। धरती में नमी आ जाती है। पशु, पक्षी, जानवर सबके लिए यह मौसम सुखद होता है। तो ये था मेरा पाठ बच्चों, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और लिख भी लेना, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी आए। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो इसमें सभी प्रकार के जो 9th क्लास के जो पाठ है संस्कृत है वह आप लोगों को दी गई है। तो आप लोग इससे भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, ये पाठ आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।